नमस्कार दोस्तों, ओम इंस्पायर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ने पिछला लेक्चर जो है फॉर्म मैकेनाइजेशन में था, तो उसी का आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर है सोर्स ऑफ फार्म पावर। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फार्म पावर यानी हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म में जो है यूज हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जो है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए दो तरीके के हमें सोर्सेस चाहिए, पावर चाहिए। जैसे एक ट्रैक्टिव वर्क के लिए और एक स्टेशनरी वर्क के लिए। ट्रैक्टिव वर्क में क्या आता है, जैसे कि हमारे सीड बेड प्रिपरेशन आता है, कल्टीवेशन आता है, हार्वेस्टिंग आता है एंड ट्रांसपोर्टेशन आता है ना। ऐसे स्टेशनरी वर्क के लिए जो है हमारे सिलेज कटिंग है, फीड ग्राइंडिंग है, थ्रेसिंग है, बिनोइंग है, लिफ्टिंग ऑफ इरिगेशन वाटर है। ये दो तरीके के वर्क हैं। इन्हीं के ऑपरेट करने के लिए हमें जो है क्या चाहिए, हमें जो है एक पावर चाहिए जिससे हम जो है काम कर सकें। ठीक है, अब इन काम के लिए जो हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए जो हमारे पास पावर हैं, तो डिफरेंट सोर्सेस हैं उनके, जैसे कि ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, इंजन पावर, ट्रैक्टर पावर, पावर टिलर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी में बायोगैस, सोलर या विंड, ये गैसेस, ये बायोगैस, सोलर, विंड, ये एनर्जी हैं जो हम फार्म पावर में अपने यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर है हमारे पास, अब देखते हैं जैसे पहले ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर का मतलब हो गया कि जो आदमी मैन का यूज करके जो भी ऑपरेशंस होते हैं, है ना, मैन पावर यानी कि ह्यूमंस का यूज करके हम जो एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस करते हैं वो हमारे ह्यूमन पावर में आएंगे। हम इसमें छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे स्मॉल टूल यूज करेंगे उनका, इस और इम्प्लीमेंट से छोटे वाले उनका यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर वर्क हम स्टेशनरी वर्क के लिए यूज करते हैं, जैसे कि थ्रेसिंग हो गया, बिनोइंग हो गया, चाफ कटिंग हो गया, वाटर लिफ्टिंग हो गया। इस तरीके से जो है हम ह्यूमन पावर का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ है ना। ये रिसेंट में, ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है, 2001 का है, बट अभी रिसेंट में जो है 140 करोड़ के समथिंग हमारे यहाँ की इंडिया की पॉपुलेशन है। उसमें से अगर हम देखें तो रूरल पॉपुलेशन जो है हमारी 30 से 35% होती है। हम 30% एंगल ले लें तो हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई जो रूरल एरिया में है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला छोटा सा लिखा हुआ है, 140 इंटू 0.3 है ना। तो ये हो जाएगी लगभग आपकी जो है 42 करोड़ के समथिंग जो है पॉपुलेशंस हो जाएगी। और अच्छा, हमें ये भी पता है कि वन मैन जो है एवरेज जो पावर जनरेट करता है वो 0.1 HP करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि टोटल पावर हमारी ह्यूमन पावर कितनी है, तो 1 HP 0.1 HP को जो है अगर हम 42 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग हमें जो है 42 करोड़ HP जो है पावर मिलेगी। कितनी मिलेगी? 42 करोड़ HP। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत डेटा लिखा है, ये वाला, है ना। ये हो जाएगा आपका 42 HP की समथिंग जो है पावर, 42 करोड़ ये पावर हमें जो है मिलेगी। ठीक है, तो यही है, ये हमारा ह्यूमन पावर है। अब इसके बाद अगर हम देखें आगे नेक्स्ट आकर के कि देखो यहाँ पे एक टेबल में इन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, तो ये ओल्ड डेटा पे है कि 91 में क्या था, फिर 2001 में क्या है, टोटल पॉपुलेशन, एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कैसे थी, रूरल पॉपुलेशन क्या थी, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर लेबर, ये एक वो है टेबल एनालिसिस है। तो उसका इतना वो यूज नहीं है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि एक आदमी जो है एवरेज पावर कितनी जनरेट करता है, वो है 0.1 HP। करंट में हमारे जो रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, समथिंग 42 करोड़ है ना। 42 करोड़ को अगर 1.1 HP से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 करोड़ HP जो है आपकी पावर जनरेट होगी। ठीक है,
टोटल पावर 4.2 करोड़ जो है आपकी पावर आएगी। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे एक है कि जो है इन जनरल द पीक आर मैनेज्ड एज फॉलोज। हम जो है अगर पीक टाइम पे हम लेबर को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए यहाँ पे 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जैसे इंक्रीज द वर्किंग आवर्स, जो हमारे रूरल एरिया में ह्यूमन पावर है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए कह रहा है कि इंक्रीज द वर्किंग आवर्स। फिर है आपका एक्सटेंसिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑपरेशंस। फिर है आपका एडजस्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स। फिर है आपका मैकेनाइजिंग द ऑपरेशंस हाउ एवर पॉसिबल। और फिफ्थ है डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सम ऑपरेशंस। ठीक, तो ये जो है इन पॉइंटों को ध्यान करके जो है ये पॉइंट हम अगर देखें तो इन पॉइंटों के हेल्प से जो है हम अपने ह्यूमन पावर को कैसे मैनेज करेंगे पीक टाइम पे, तो हम ये इन पॉइंटों को ध्यान में करें तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये देखते हैं। तो इसके जो एडवांटेज है तो ईजिली हमें मिल जाता है ना, और हम किसी भी तरीके का काम करें, हर काम के लिए हमारे ये जो है सुटेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज है कि जैसे एक तो इफ़िशियंसी बहुत कम होती है ना, वेरी लो इफ़िशियंसी होती है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना। और एक इसका डिसएडवांटेज और क्या है कि ये वेदर में कंडीशन जो होगी उस पर बहुत डिपेंडेंसी होती है, सीजन जिसको हम कहते हैं, सीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। बरसात में काम कम होगा, गर्मी होगी तो काम कम होगा, ज़्यादा ठंड होगी तो काम कम होगा, ये इफ़िशियंसी इस तरीके से डाउनफॉल हो जाती है। तो यही है कि वेदर इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन पावर। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा एनिमल पावर। एनिमल पावर क्या है, जहाँ जो एनिमल पावर वो पावर है जहाँ पे हम एनिमल्स का यूज करते हैं, एनिमल्स के पावर को हम यूज करेंगे। तो हमारे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है ये फार्म पावर के लिए, एनिमल पावर बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और लगभग समथिंग जो है 80%, कितना 80% टोटल ड्राफ्ट पावर यूज्ड इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 80% जो फार्म पावर है वो एग्रीकल्चर में एनिमल पावर का ही यूज हो रहा है। अब आप सोचिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम फिर वो देखें, ऑल्दो द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हैज बिकम डबल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सिंस 1930, 1990 के बाद से, है ना। अगर हम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स देखें तो डबल हो रहे हैं। ठीक है, ये है। फिर अच्छा, अगर यहाँ पे देखें, इंडिया विद इट्स 42.68 करोड़ कैटल्स पॉजेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे इंडिया में लगभग जो है 23 करोड़ कैटल्स अवेलेबल हैं, है ना, है, या हम कहते हैं कितनी होल्डिंग है हमारे पास, और ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, ये है। दूसरी चीज़, अगर एनिमल पावर के हम पावर जनरेशन की बात करें तो अगर स्वस्थ बैल हैं, बुलक हैं, है ना, तो ये जो आपका है टोटल बॉडी वेट का 1/10 जो है ये पावर जनरेट करते हैं। कितने जनरेट करते हैं? 1/10। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक डेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो एवरेज फोर्स है या एवरेज पावर जो एनिमल है, यानी कि हम बैल की बात करते हैं, जो बुलक है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो अपने बॉडी का 1/10 जो है पावर जनरेट करता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो मीडियम साइज़ के बुलक हैं तो वो 0.5 से 0.75 HP जनरेट करते हैं। अगर स्मॉल बुलक्स हैं, छोटे हैं साइज में, है ना, स्मॉल साइज़ के बुलक हैं, तो वो जो है आपका 0.5 HP से कम ही पावर जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखें कि अगर हम टोटल वर्क एनिमल में भी अबाउट 7.56 करोड़ इन नंबर्स, मतलब हमारा जो टोटल कैटल थे वो थे 22 लगभग 23 करोड़, उसमें से लगभग 7.5 करोड़ जो है, इतने नंबर्स हम जो हैं एनिमल पावर का जो है अपने फार्म वर्क के लिए यूज करते हैं।
उसमें लगभग 33% दिया हुआ है यहाँ पर। 33% ऑफ द टोटल हॉर्स पावर आउटपुट फ्रॉम द एनिमल्स वुड बी अबाउट, जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टोटल एनिमल्स जो है आपके वो इनटू में जो है आपका पावर है ना, इनटू पावर मतलब 0.5 HP लिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाता है ये, ठीक है ना, और ये हर तरीके के काम भी हम इससे कर सकते हैं। इनका लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है ना। सप्लाइज मैन्योर टू द फील्ड, ठीक है, कोई भी हमें चीज़ फील्ड में अगर ले जाना है ट्रांसपोर्ट के रूप में तो वो भी हम इजीली कर लेते हैं, हमें इसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये सारे मतलब हमारे इसके फ़ायदे हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इफ़िशियंसी इनकी स्लो कम होती है ना। सीजन एंड वेदर का इफ़ेक्ट पड़ता है ना। ये जो है कैन नॉट वर्क एट अ स्ट्रेच, ठीक है, रिक्वायर फुल मेंटेनेंस व्हेन देयर इज नो फार्म वर्क। हम जो कोई फार्म वर्क नहीं करते हैं तो हम इन्हें खाली टाइम पे खाना खिला रहे हैं, जो भी ये रख रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस खर्चा जो है ये कह रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर हम देखें तो वेरी स्लो इन डूइंग वर्क, बहुत स्लो काम होता है। डर्टी एटमॉस्फेयर नियर द रेजिडेंस, ये भी इसका मतलब हमारे घर के आसपास में थोड़ा सा गंदगी हो जाती है एनिमल्स रखने की वजह से, तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। थर्ड नंबर में हम आते हैं हमारा जो है मैकेनिकल पावर। थर्ड नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पावर है करंट एरा में, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ना। और ज़्यादातर काम हम जो है अपने इस समय मैकेनिकल पावर का ही यूज करके कर रहे हैं। मैकेनिकल पावर में हमारे पास ट्रैक्टर हैं या इंजन है ना, स्टेशनरी इंजन जिनको हम कहते हैं वो हैं। तो ये जो है इनका यूज करके हम अपने एग्रीकल्चर के लगभग सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डीजल इंजन, इंजन दो तरीके से देखो मिलेंगे, तो एक डीजल इंजन मिलेगा, एक पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसको हम कार्बोरेटर इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो डीजल इंजन की इफिशियंसी है वो है 32 से 38%, जो पेट्रोल इंजन है उसकी इफिशियंसी है 25 से 32%, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, दो डेटा आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे हम पंपिंग के लिए स्टेशनरी इंजन यूज करते हैं, तो जो पंपिंग सेट के इंजन होते हैं उनका जो रेंज होता है वो 3 से 10 HP का होता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही लो स्पीड ऑयल इंजन की अगर बात करें तो वो आपके जो होते हैं 10 to 20 HP के, इस तरीके से यहाँ पे जो है डिवाइडेड हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और आपका जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के जो वैसे कह हम एक मीडियम वो देखें कि कितने HP पावर जनरेट होता है, तो लगभग जो है आपका 25 HP के पावर के ट्रैक्टर्स हमारे इंडिया में, 25 से 30 HP के पावर जो है पावर के ट्रैक्टर्स हैं जो वो इंडिया में बहुत हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यही यूज हो रहे हैं हमारे इंडिया में, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे नीचे थोड़ा सा दिया है कि हम कैसे जो है मैकेनिकल पावर को हम कैसे इसकी अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। तो क्या करना है हमें, हर एक उसका जैसे कि ऑयल का, डीजल का, ट्रैक्टर का, तीनों का निकाल करके फिर हमें तीनों का सम कर लेना है, तो हमें इससे क्या होगा, मैकेनिकल पावर पूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे दिया मैकेनिकल सोर्स वुड वर्क आउट टू बी 55 मिलियन HP, टोटल 55 मिलियन HP का जो है पावर जनरेट होता है, जिसमें ऑयल इंजन जो है आपके वो 3 करोड़ HP का है ना, और ट्रैक्टर्स जो हैं आपके वो हैं 2.5 HP करोड़ के। तो ये टोटल मिला करके जो है आपका 55 मिलियन HP जो है पावर जनरेट होती है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है ना। अब इनके एडवांटेज क्या हैं, इनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, इनका वेदर से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला होता है ना। इनमें स्ट्रेस का कोई स्ट्रेस जो होता है यानी कि जो हम लोग मेंटली डिस्टर्बेंस वाला जो होता है वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। और इसमें जो है इसका जो हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एनिमल पावर या ह्यूमन पावर्स की कंपेयर में चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं,
इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्यूल कॉस्टली पड़ रहा है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस पड़ रहा है ना, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तो ये इसके डिसएडवांटेजेज हैं। फिर अगर नेक्स्ट नंबर है हमारे का जो पावर है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पावर। कौन सी? इलेक्ट्रिकल पावर, जो आज की डेट में काफ़ी अवेलेबल हो चुकी है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन फॉर्म है वेरियस स्टेट ऑफ कंट्री। हर अलग अलग कंट्री में लगभग काफ़ी जनरेशन इसका होने लगा है। इलेक्ट्रिकल पावर्स में जैसे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास इस समय हाइड्रो पावर है ना, या सोलर एनर्जी का यूज करके जो हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं, तो इस तरीके से देखेंगे, या विंड पावर का यूज करके जो है विंड मिल का यूज करके जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या है, एक जीरो खर्चे, यानी कि इनिशियल कह सकते हो, इनिशियल तो कॉस्टली पड़ेगा, बट इनको ये कह सकते हो कि जो फ्यूल जैसे हम खर्च कर रहे थे तो वो बर्न हो जा रहा था, वो ख़त्म, वो उसका हम दोबारा, लेकिन यहाँ पर नहीं। इस वाले में हम जो है अगर 3 तरीके से देखें जिनको हम ये बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी हो गया, और हाइड्रो पावर हो गया, या विंड पावर हो गया, है ना, सोलर एनर्जी हो गया। तो ये जो है हमारे एक फ्री सोर्स है, ठीक है ना। बस इनकी जो एनर्जी है उसको हमें इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके, और इलेक्ट्रिकल पावर जो मोटर होते हैं उनका यूज करके हम जो है अपने फॉर्म वर्क को इससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और इनका यूज कहाँ कहाँ करना है तो आपको सबको पता है यार, जैसे इरिगेशन के लिए या डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर सकते, जहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर लग जाए जिस वर्क में, चाहे हम थ्रेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करके कर सकते हैं, है ना, या इंडस्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है, फूड प्रोसेसिंग है ना, कैटल फीड ग्राइंडिंग है, इन सब में जो है हम इलेक्ट्रिकल पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एक तो सबसे सस्ती पड़ती है, वेरी चीप फॉर्म ऑफ पावर, इसकी इफिशियंसी सब बहुत हाई होती है ना। इसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट वेरी लो होता है, नो अफेक्टेड बाय वेदर एंड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। फिर जैसे है इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, और एक तो हमें टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। डेंजरस है, यानी कि देखिए भाई इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें जो है इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर जैसे एक हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो विंड पावर हो गया, है ना। विंड पावर में देखेंगे तो हमें एक इसमें हम जो है विंड मिल लगाते हैं, ठीक है। अब विंड मिल को ऑपरेट करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर पर आवर की जो है वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी हमें चाहिए होती है। इससे हम इस विंड पावर से हम काम क्या कर सकते हैं, वाटर लिफ्टिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी का अदर फॉर्म पावर के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। ये हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो विंड मिल के उसमें दिया हुआ है कि जो आपका विंड मिल का डायमीटर है वो 3.5 मीटर डायमीटर व्हील का होता है, जो उसके ऊपर माउंटेड होता है। जो उसमें टावर है तो 12 मीटर हाइट का टावर लगता है ना। और विंड वेलोसिटी जो दिया हुआ है, सॉरी जो विंड है वो हमारी 0.1 से 0.9 HP जो है पावर जनरेट करती है। विंड वेलोसिटी बेयरिंग फ्रॉम 6.4 से 37 किलोमीटर पर आवर की है ना। और अगर हम ये देखें कि एवरेज कैपेसिटी ऑफ द विंड मिल वुड बी अबाउट 0.5 HP, यानी कि एवरेज कैपेसिटी उसकी इतनी होती है। 1.1 से लेके 0.9 HP जो है इसका, तो मतलब एक एवरेज वो है, वेरिएबल वैल्यू, बट एवरेज हम देखें तो 0.5 HP है, ठीक। तो इस तरीके से अब अगर टोटल हम इंडिया में देखें कितने विंड मिल हैं तो लगभग जो है 2540 मिल्स जो हैं इस समय इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं, और जो टोटल पावर जनरेट कर रही हैं वो लगभग 1250 HP के लगभग पावर जनरेट कर रही हैं, ठीक है। अब इसको जो है गवर्न कैसे करते हैं या कहाँ से इसकी वो चीज़ें हैं, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो है इसके लिए काम कर रहा है ना।
तो ये एक मिनिस्ट्री है हमारे गवर्नमेंट सरकार इंडियन गवर्नमेंट में, तो वो इसको जो है गवर्न कर रही है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये हम हर जगह नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसके जो लिमिटेशंस वो क्या क्या हैं, तो देखोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, है ना, जो इसका शुरुआती खर्चे बहुत हैं। फिर दूसरा कह रहा है रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन रूरल एरिया। सही बात है, रूरल एरिया में अगर ख़राब हो जाए विंड मिल तो जल्दी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या होगी, डंप हो जाएगी तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन हम कर रहे थे ये वो अफेक्टेड होगा, है ना। और क्या है, इवन द मैचिंग पंप सेट्स। अब भाई विंड मिल के साथ मैचिंग कहाँ से हम ढूंढ के लाएं, ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर नॉट रेडली अवेलेबल इन द कंट्री। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं अवेलेबल हैं, है ना, कि हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सके। ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें जो है, इसकी लिमिटेशंस हम कह सकते हैं। प्रॉब्लम क्या, इट नॉट सुटेबल फॉर ऑल सिचुएशंस इन द कंट्री में हर सिचुएशंस के लिए सुटेबल नहीं है ना। फॉर द प्रेजेंट द विंड मिल्स हैव लिमिटेड स्कोप ऑफ द यूज इन द कंट्री। इसका जो विंड मिल का यूज है लिमिटेड है, हम इसके विंड मिल के यूज से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर का ही जनरेशन कर रहे हैं। और विंड मिल से जो है हम कोई विंड ऑपरेटेड जो है कोई मशीन डायरेक्ट लगा ले, जो स्टेशनरी मशीन है, हम कोई ऐसे ट्रैक्टिव वर्क के लिए जो है विंड मिल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका लिमिटेशंस है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखें तो कुछ कंपेरिजन्स यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो कंपेरिजन्स किसके बीच में, ट्रैक्टर या पावर टिलर्स और एनिमल पावर के बीच में है, ठीक है। तो ये टेबल है, ये टेबल को जो मैं ये नोट्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जो मेरे लिंक टेलीग्राम लिंक में जो है जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेबल थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बट एक कंपैरिजन है कि ट्रैक्टर और एनिमल पावर के बीच में क्या क्या कंपैरिजन्स हैं। जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो ट्रैक्टर्स हैं, है ना, एक तो इनकी अवेलेबिलिटी, फिर एनिमल पावर की अवेलेबिलिटी। एनिमल भाई पावर ज़्यादा अवेलेबल है, ये तो हमें पता है सबको, लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रैक्टर कोई भी काम ट्रैक्टर से बहुत आसानी से कर लेते हैं, इफ़िशियंसी ज़्यादा है, ईजिली कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनिमल पावर में प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके के यहाँ पे देख दिए, अवेलेबिलिटी क्या है, ओवरलोड कैपेसिटी क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, ट्रैक्टिव वर्क में कैसे इनका दोनों का कंपैरिजन, स्टेशनरी वर्क में दोनों का कैसे कंपैरिजन है, ट्रांसपोर्ट वर्क के लिए जैसे, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, कास्ट मेंटेनेंस। इस तरीके से जो है इनके पॉइंट वाइज जो है 10-12 पॉइंट में जो है ये दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा तो इसी में कंटिन्यू चलेंगे। और मैं आपसे नहीं थोड़ा सा अपेक्षा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिए, जिससे मैं जो है आगे और भी लेक्चर्स बनाऊँ आपके लिए और मुझे प्रोत्साहन भी मिले। आप मुझे जो प्रोत्साहित करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से लेक्चर बना के और अच्छे से लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।